आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो है स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी मेहनत से मैंने ये पीपीटी बनाया है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये पार्ट है हमारा ECU 01। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट और प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। It is not only deals in shares and debentures, but also in other types of securities issued by central, state और local government। तो यहाँ पे सिर्फ डिवेंचर और शेयर को ही नहीं बेचा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज को हम बेच सकते हैं। लाइक एक मिनट, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज यहाँ पे अपने शेयर्स को सेल करती हैं, परचेज करती हैं। So in stock exchange, transactions takes place between members or their authorized agent on behalf of the in stock exchange transaction take place between members or their authorized agent on behalf of their investor। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी जाके अपने शेयर्स को सेल और परचेज नहीं कर सकता, हम परचेज भी नहीं कर सकते और शेयर्स को सेल भी, जब तक स्टॉक एक्सचेंज हमको परमिशन ना दे। इसका मतलब है कि हमको मेंबर होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमको जैसे जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, किसी भी इसमें हमको जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। In stock exchange, all transactions are regulated by the rules and by laws of the concerned stock exchange। देखिए बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उसी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही हम शेयर्स को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। In another way, we can say that stock exchange is a place where host a market where buyer and sellers come together to trade for a specific or during business days। देखिए अगर हम इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज हमारा सुबह 9:15 9 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग जो स्टार्ट होती है 9:15 को स्टार्ट होती है और ये दोपहर में 3:30 पे ट्रेडिंग हमारी खत्म होती है। इस बीच में हम अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। और वीकली सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है और जो भी गेस्टेड हॉलीडे होता है उस दिन ऑफ होता है। अदरवाइज हम लोग हफ्ते में 5 दिन इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोज हु आर रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहला है इसमें, स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं खोल सकता, इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। सिक्योरिटीज आर शेयर्स, डिवेंचर्स एंड स्टॉक। शेयर्स, डिवेंचर सबको पता ही होगा, एंड स्टॉक। अब आता है कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। सिक्योरिटीज आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, पोर्ट ट्रस्ट, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पब्लिक कॉर्पोरेशन आर बॉट एंड सोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे लोग होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते और बेचते हैं। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स इंडिया स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टार्ट हुआ था हमारा इन द ईयर 1992। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हर्षद मेहता का केस सबको पता होगा। उस केस के समय ही ये जब लोगों का पैसा डूब गया था तब हमारे इंडिया में सेबी को रेगुलराइज किया गया था कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन फैक्ट तो ये है कि 2008 में भी बहुत बड़ा इसमें भूचाल आया था, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया था। 2011 में भी यही हाल था। और इस समय भी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। लेकिन जैसे ही ट्रम्प का फैसला आया है, ट्रम्प जी का, कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज बहुत इफेक्ट कर रही है पिछले 3-4 महीने से। देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 है और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज 21 है।
Major stock exchange in India, there are two major stock exchange are there. फर्स्ट वन इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड वन इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए दोनों के बारे में एक के बाद एक देखते हैं कि क्या है। पहले देखते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इट वॉज फाउंडेड इन 1875, 1875 में ही इसको बनाया गया था। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, जबकि एशिया का भी ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई इज लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट मुंबई। तो इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में। इट इज 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ये हमारा 10th है स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना। BSE provides efficient and transparent market for trading in equity, currency, debt instrument, derivatives, and mutual funds. Now let's see what are the function of the stock exchange. Important है ये, बुक में आपको दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। पहला पॉइंट है हमारा मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम ही है कि लोगों के पास जो पैसा रखा रहता है, हम बैंक में रखते हैं तो वो 1 साल के लिए एफडी होता है, 6 महीने के लिए एफडी होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज है, आज की डेट में तो हम लोग ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन पहले ये सर्टिफिकेट दिया जाता था पेपर पे। और मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो मेरे फ्रेंड के पास, उसके हस्बैंड के पास बहुत सारा है डॉक्यूमेंट। तो वो आज की डेट में बहुत रिच है क्योंकि वो बहुत पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं। तो ये इसका क्या काम होता है? थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द सेविंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर मेड अवेलेबल टू द इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो देश के हर कोने से कोई भी बंदा इस स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ट्रेडिंग कर सकता है, परचेज एंड सेल कर सकता है। डेली बेसिस पे भी ये होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ये आसान नहीं है। पल में आदमी इसमें अगर आपकी जानकारी नहीं है और आप ट्रेडिंग कर देंगे तो पल में आप बर्बाद भी हो सकते हैं। और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि एक दिन में लोग बहुत ज्यादा कमा भी लेते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज। सेकंड इज ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी। सिंस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली, ये तो रेगुलर ही ट्रांजेक्शन होता है, मैंने आपको बता दिया कब कब हॉलीडे होता है और क्या टाइमिंग है इसकी। देयर इज कंटिन्यूटी इन द डीलिंग, मतलब वहां पे डीलिंग अगर आप रोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट डूइंग ट्रेडिंग डेली, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर स्टॉक एक्सचेंज इसमें डीमैट में जाके देख लेती हूँ कि क्या सिचुएशन है आज की। प्राइस फ्लक्चुएशन आर ऑल्सो मॉडरेटेड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग। एक दिन में कभी कभी मार्केट खुलता है बहुत कम में लेकिन बंद होता है किसी भी इसका बहुत ज्यादा में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है, लेकिन हमको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। Price quoted are duly recorded and reported in the newspapers for the benefit of investing public। न्यूज़पेपर में हमेशा ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अगर जो भी इन्वेस्टर है उसको न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, न्यूज़ भी देखना चाहिए टीवी में। और प्लस उसकी अपनी जो ट्रेडिंग की आदत है और हैबिट है और उसके हिसाब से जो इसका नॉलेज है वो भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। Savings invested in securities are converted into cash for reinvestment in other securities। तो इसको हम कैश जब चाहे तब इसको हम सेल भी कर सकते हैं। पहले हम सेल करते थे तो एक दिन के बाद पैसा हमारे अकाउंट में आता था, लेकिन आज की डेट में ये 24 आवर में अकाउंट में पैसा हमारे आ जाता है, जीरोधा में पैसा आ जाता है। तो हम तुरंत उसको सेल भी कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज उसमें माइनस करके। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल ये रखता है। आज की डेट में इंडिया की मैंने बात किया कि हम बहुत ही डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम स्टेबल हो चुके हैं। तो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट हमारे यहाँ नहीं करता। अब लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनको नॉलेज भी हो चुका है कि हाँ ठीक है वो तो दूसरे कंट्री में है, हमारी कंट्री इतनी हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल है कि इसको वो कंट्रोल कर लेगी। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में अब लोगों को बहुत ज़्यादा
अप्स एंड डाउन्स नहीं देखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट एजुकेट इन्वेस्टर एज रिगार्ड वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट दियर सेविंग्स फॉर अ फेयर रिटर्न। ये गाइड भी करता है इन्वेस्टर को कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कैसे ज्यादा रिटर्न मिले। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं अब हम लोग। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1992। वो बीएससी स्टार्ट हुआ था 1875 और ये स्टार्ट हुआ था 1995 92 में। नाउ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? दिस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट द मोनोपोलिस्टिक इम्पैक्ट ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ये क्यों स्टार्ट हुआ था? जो हमारे पास बीएससी था वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिससे इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उनकी जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म करने के लिए 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। इट इज़ द 16th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में 16th है जबकि बीएससी वर्ल्ड में 10 था। बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड लार्जेस्ट इन इंडिया बाय डेली टर्नओवर। जितना हम लोग डेली टर्नओवर करते हैं वो एनएससी में ही ज़्यादा होता है। एंड नंबर ऑफ ट्रेडर ट्रेड्स फॉर बोथ इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स। NSE is under the ownership of various financial institutions such as बैंक। इसमें जो ओनरशिप होता है बैंक का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। NSE was also the first stock exchange in the country to introduce the electronic trading facility। तो हमारे इंडिया में ये NSE जो 1992 में स्टार्ट हुआ था ये पहली इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली स्टॉक एक्सचेंज है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट मुंबई। ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं। इट इज द 16 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं अभी। The Nifty 50 index includes 50 companies selected from those listed on the National Stock Exchange। तो इस पे 50 कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। These 50 companies are representative of the broader इंडियन इक्विटी मार्केट। तो ये 50 कंपनीज कहाँ से आती है? जो हमारे इंडिया के इक्विटी मार्केट है उसी में से 50 कंपनी को लिस्ट किया जाता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है और दूसरी कंपनी फिर एंट्री कर जाती है। एंड इंक्लूड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड कंपनीज अक्रॉस 12 डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर आते हैं जैसे हमारा डिफेंस आ गया और ऑटो आ गया, कंप्यूटर सेक्टर आ गया, आईटी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहला है टू प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये स्टार्ट तो हुआ था 1992 में, लेकिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो हमारी आज की डेट में इंडिया में चल रही है, हम वर्ल्ड में अव्वल है, हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स। इसका एक यही रीजन है कि जितने भी इन्वेस्टर है किसी को नुकसान ना हो। वो जब चाहे तब अपना पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है और उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हर मिनट पे अपडेट होता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक है, पहले ही हम देख चुके हैं। शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स में चेंजेस करती जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि इन्वेस्टर का टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो और उनको प्रॉपर नॉलेज मिले ताकि उनको प्रॉफिट हो ना कि नुकसान हो स्टॉक एक्सचेंज से। टू अटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये तो कहीं ना कहीं फाइटिंग हमारी इंटरनेशनल लेवल पे है हमारे स्टॉक एक्सचेंज की। इसीलिए इसको डे बाय डे इसको रेगुलराइज किया जा रहा है, इसको चेंज किया जा रहा है इसके पैटर्न में, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को स्टैंड कर सकें। वो है हम आज भी, लेकिन और ज्यादा हमको आगे बढ़ना है हमारे इंडियन इकोनॉमी को। सैटेलाइट लिंक ट्रेडिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट भी इसके थ्रू ऐड है। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ एग्जांपल मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। वो है एशियन पेंट, सिप्ला लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। ये आज का करंट मैंने नेट से उठाया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द नेशनल स्टॉक ये तो
अब जो बुक में दिया गया है मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से मेथड है और कैसे किया जाता है, ये सारा मटेरियल मैंने बुक से एज इट इज उठाया है अपने हिसाब से। ओनली द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स कैन बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये तो मैंने पहले ही कहा, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है 1 अरब एंड 42 करोड़ है, तो एवरीवन इज नॉट डूइंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम अमेरिका की बात करें तो राउंड अबाउट 50 to 60% लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो ओनली 5 to 10% है जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। कोरोना के बाद ये थोड़ा बढ़ा हुआ है हमारा। और स्टॉक एक्सचेंज में ये जो मैंने रीड किया है कि हर 6 महीने में 90% लोग स्टॉक एक्सचेंज से निकल जाते हैं और दूसरे नए लोग आते हैं। पहले जो स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट अर्न करने वाले थे वो सिर्फ 8% थे, लेकिन अब कोरोना के बाद लोगों का इसमें हिस्सेदारी बढ़ी है, तो राउंड अबाउट 12 to 30% लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में फायदा उठाते हैं, अदरवाइज लॉस सफर करके लोग निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, स्टॉक एक्सचेंज ये बच्चों का खेल नहीं है, ये इसमें अपडेट रहना चाहिए, अपडेट नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इन द स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। So we can say that all the securities issued by the companies and other bodies are not permitted to be quoted under recognized stock exchange। कोई भी जाके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बिगनिंग से ही हम ये बात कर रहे हैं और यही बात लिखी गई है हर जगह। ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर परमिटेड टू बी ट्रेडेड, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग ये पॉइंट। इफ यू वांट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू स्टॉक ब्रोकर। अभी मैंने जीरोधा का नाम लिया, एंजल का नाम लिया, तो ये जो ब्रोकर है इनसे हमको अपना अकाउंट खोलना होगा। जैसे पहले अकाउंट खोलने के लिए 200 रुपया लगता था, फिर आपका फोटो लगता था, फिर वो 1 दिन का टाइम लेते थे, तब जाके आपका अकाउंट खुलता था। लेकिन अब 6 महीने या साल भर से अगर कहा जाए तो आप तुरंत ऑन द स्पॉट स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इंफॉर्मेशन भरते जाइए और आपका अकाउंट खुल जाता है विद इन 24 आवर, बहुत आसानी से। तो ये हम लोग देख रहे हैं ना कैसे अमेंडमेंट होते जा रहा है पहले से लेके अभी तक। मैं 2022 से स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो मैं खुद देख रही हूँ कि कितने सारे इसमें नए नियम आते जा रहे हैं। When you want to buy some shares, you have to place an order with the broker of the purchase of those shares। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर हमको किसी भी कंपनी का आईटीसी का शेयर परचेज करना है, तो हम देखेंगे कि इस समय क्या रेट चल रहा है, तब हम अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे और हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। फिर जीरोधा या जो भी हमारे ब्रोकर इसको देखेंगे कि पैसा भी है और उस पॉइंट पे आ गया है शेयर का प्राइस, तब कहीं जाके वो शेयर हमको मिलता है, अदरवाइज कब पूरे दिन ऑर्डर लगाए रहिए वो ऑर्डर नहीं मिलता है। After taking the decision about the securities, you can buy or sell, but before that you have to deposit the estimated cost of securities with the broker। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और ईयरली ये जो ब्रोकर है, जीरोधा की बात करें, एंजल की बात करें, तो ईयरली ये लोग ट्रांजेक्शन के लिए कुछ चार्ज करते हैं हर एक इन्वेस्टर से। ईच ब्रोकर हैज अ नोट बुक नोन एज सौदा बही। चलिए, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द स्टॉक एक्सचेंज ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज जो हमने रजिस्टर्ड किया है उसी को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इट मीन्स ऑल सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनीज एंड अदर बॉडीज आर नॉट ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। Listing means addition of new securities to the existing list of securities being traded on a stock exchange। सपोज 49 है निफ्टी 50 में, तो एक और इसमें लिस्ट करना पड़ेगा और हर कंपनी को अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखेगा तो उस लिस्ट से वो बाहर हो जाएगा। इसलिए हर कंपनी हर एक मोमेंट हर एक पल में अपना मूवमेंट देखती है और ये भी देखती है कि इन्वेस्टर को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे ही एक बार इन्वेस्टर को नुकसान होता है तो इन्वेस्टर जल्दी उस कंपनी में एंट्री नहीं करता है। For listing, company has to make an application and furnish the prescribed information to the stock exchange। लिस्टिंग के लिए कंपनी को भी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म में भर के देना होता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज के लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। अगर सही मिलता है
तो उस कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर लिया जाता है, इसीलिए इसको लिस्टिंग ऑफ शेयर्स कहा गया है। It indirectly gives an impression to the investor that the quoted security can be considered for investment, as the issuing company has satisfied the management of stock exchange by fulfilling the required condition, and that there is a no concealment from investor point of view. Listing provides safety of dealing and liquidity, and it also enhances the प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी। देखिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। कंपनी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जब एंट्री करते हैं तो उनको प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो इन्वेस्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उनको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना होगा कि इन्वेस्टर सेफ है या नहीं सेफ है हमारे कंपनी से ट्रेडिंग करने में। Listing of company only indicates that at the time of listing, the company was legally incorporated and was solvent as a going concern. तो ये हम लोग अभी मैं नेक्स्ट जो पीपीटी आप लोग स्टार्ट करूंगी तो उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी सब डिटेल में बताऊंगी। तो लिस्टिंग कंपनी की तभी हो सकती है जबकि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत जरूरी है, बुक में दिया गया है, अलग अलग हिसाब से दिया गया है, मैंने पीपीटी के थ्रू यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। स्पेक्यूलेशन ये क्या होता है? इन द शेयर मार्केट इट मीन्स डीलिंग इन सिक्योरिटीज कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट फ्यूचर प्राइजेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द टू प्राइजेस। तो आज की प्राइस क्या है और आने वाले टाइम में इसकी प्राइस क्या होगी, ये सोच के लोग बहुत सारे शेयर्स को परचेज करके रख लेते हैं कि आने वाले 6 महीने में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो उसको लेके रख सकते हैं। तो बीच का जो टाइम गैप होता है ना उसको कहते हैं स्पेकुलेशन, और ज़्यादा शेयर्स वो अपने यहाँ कैप्चर करके रख लेते हैं। कभी कभी उनको लॉस भी हो सकता है इसमें स्पेकुलेशन में। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। स्पेकुलेशन हमने देखा, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? Investment operation is one which upon through analysis promises safety of the principal and satisfactory return। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपना सेफ्टी पॉइंट देखता है, और ये भी देखता है कि कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है या जीरोधा ने जो प्रॉमिस किया है, जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में छपी है, टीवी पे आ रहा है, वो सब सही है या नहीं है। दिस इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट इज डन मोस्टली फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, बहुत सोच समझ के इसको किया जाता है। Whereas operations not meeting this requirement are speculation. This is mostly done for the quick return. Speculation and gambling, अब इन दोनों में बताया गया है कि स्पेकुलेशन क्या है और गैम्बलिंग क्या है। नो डाउट स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग है सम कॉमन फीचर्स, दोनों के कुछ फीचर्स तो कॉमन है। बिकॉज बोथ डिपेंड्स ऑन अनसर्टेनिटी, दोनों के जो फ्यूचर है वो कहीं भी फिक्स नहीं है, इसलिए कुछ तो कॉमन चीजें हैं इसमें स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में। हैपनिंग इन द फ्यूचर बोथ इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लॉस बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंस। इवन दो बहुत सारे पॉइंट स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद कुछ डिफरेंस है, चलिए देखते हैं वो क्या है। Speculation is based on foresight while gambling doesn't involve use of foresight। फ्यूचर की बात करें तो स्पेकुलेशन में देखा जाता है, लेकिन गैम्बलिंग में फ्यूचर को बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है पॉइंट या इम्पोर्टेंस। In speculation, the intention is to gain from different price, while gambling is purely based on betting। अब गैम्बलिंग को अगर हिंदी में हम बात करें तो जुआ ही कहा जा सकता है इसको। तो इट डिपेंड्स ऑन द लक, आइदर विनिंग द बेट और लूजिंग इट। तो स्पेकुलेशन में तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कुछ टाइम वेट करके, लेकिन गैम्बलिंग में आप बहुत ज़्यादा लॉस भी सफ़र कर सकते हैं। द रिस्क of loss is assumed and anticipated in speculation, while gambling artificially create risk or loss। तो स्पेकुलेशन में जैसा हमने देखा कि इसमें कुछ टाइम हमको मिलता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन गैम्बलिंग बहुत ही रिस्की होता है। स्पेकुलेशन इज a recognized activity while gambling is a punishable act। तो स्पेकुलेशन जब हम करते हैं तो हम सोच समझ के करते हैं कि हमको फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन गैम्बलिंग तो हम जानबूझ के खड्डे में गिरते हैं कि इसमें लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ गैम्बलिंग इज लॉटरी।
लॉटरी तो सब लोग खरीदते हैं, लेकिन लगती तो किसी एक या दो की है। बाकी जितने लोग लॉटरी करते हैं खरीदते हैं 50, 100, 1000 रुपए की, तो उनको पता है कि शायद ये पूरा पैसा डूब जाए, लेकिन फिर भी लोग लॉटरी खरीदते हैं। Speculation is buying and selling of an asset with the expectation of making a profit. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। The returns are unreliable, so sometime you will make money and sometime you will lose money. Speculation में आपको दोनों के 50-50% चांस मिलते हैं कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टिंग, ये मैंने तीनों को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इज द लेवल ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में तीनों में लेके आऊँ। गैम्बलिंग हैज द हाईएस्ट रिस्क एंड यूजली द लोएस्ट रिवॉर्ड। इसमें मैंने कहा ना, लॉटरी जब आप खरीदते हैं तो ये आपका लगेगा तो करोड़ों की लॉटरी लग सकती है, नहीं तो आपका 1000 रुपया 500 रुपया पानी में चला जाएगा। चलते स्पेकुलेशन क्या है। स्पेकुलेशन हैज अ मीडियम रिस्क एंड अ मीडियम रिवॉर्ड। इसमें दोनों है, 50% की हम बात कर लें तो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। एंड इन्वेस्टिंग हैज द लोवेस्ट रिस्क एंड द हाईएस्ट रिवॉर्ड ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप वेट करेंगे और सोच समझ के आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इट इज टाइम टेकिंग बट गुड। Another difference is the time horizon. Gambling is the short term, speculation is the medium term and uncertain, whereas investing is the long term and compounding. ये भी दिया गया है आपकी बुक में, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइजेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी हमने देखा कि कोई भी कंपनी कैसे अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है विद द परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो प्राइस हम लोग, जब भी मैंने बताया आपको बिगनिंग में कि सुबह प्राइस बहुत कम होती है लेकिन एंड होते हुए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है और एंड होते हुए बहुत कम हो जाती है। तो उसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे रीजन है जो हमको जानना बहुत जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए। The changes in price take place mainly because buying and selling activities of the speculators। अभी हम लोग स्पेकुलेटर्स के बारे में बात किए कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट से या स्टॉक एक्सचेंज से बहुत सारे शेयर क्या करते हैं, वो कम रेट में खरीद के रख लेते हैं और फिर उसको सेल जब करते हैं उस समय इसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। और यही लोग होते हैं जो शेयर्स के प्राइस को कम ज्यादा करने में रोल प्ले करते हैं। अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात करें, अभी थोड़े दिन पहले ये हुआ था कि कुछ ऐसे ही पर्सन है जो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को परचेज कर ले रहे हैं और उसके हिसाब से प्राइस को अपने हिसाब से जो शेयर है प्राइस को घटा बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए छोटे इन्वेस्टर का काम नहीं है, बहुत बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टर का काम होता है, लेकिन ये होता है, दिस इज द फैक्ट। But underlying their speculative dealing, there are one or more other factors responsible for the price fluctuation। कौन कौन से फैक्टर रहते हैं चलिए देखते हैं। जनरली फ्लक्चुएशंस आर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। पहला है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, फोर्थ वन है हमारा बिजनेस साइकिल, फिफ्थ वन है चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिक्स्थ वन इज पॉलिटिकल इवेंट, सेवेंथ वन इज द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एक एक करके ये दिया गया है। इंटरेस्ट रेट के बारे में पहले पढ़ते हैं। If there is change in the rate of interest charged by banks on loan and overdraft, there is a change in the speculative activities and security price also changes as a consequence of it। तो जो बैंक पॉलिसी देती है इंटरेस्ट रेट का, कभी कभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है जैसे इस समय चल रहा है, तो ये भी लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो छोटा अगर अमाउंट है तो स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा एक मीडियम हो सकता है। Thus, if banks allows credit at lowest interest rate, it may induce people to borrow money from banks and engage more in speculative activities to make profit। कभी कभी जब बैंक बहुत कम रेट में लोन देते हैं तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा लेने के अलावा वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में
जो शेयर्स लिस्ट है उनके प्राइस को भी बैंक रेट अफेक्ट कर जाता है। एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेकेंड पॉइंट है वो हम लोग चलिए देखते हैं, क्यों स्टॉक एक्सचेंज के शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। When financial institutions start buying securities on a large scale, prices tend to move up because it leads to high expectation among the public about the prospect of the company. तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेज एंड सेल करते हैं, प्राइजेस को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स लिस्ट है उनके प्राइस को ये अफेक्ट कर जाते हैं। Similarly, if there is a large scale selling of the security by the financial institution, the price tends to be down. जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे प्राइस जो होती है वो उनकी तो लेस होती है, स्टॉक एक्सचेंज भी अफेक्ट कर जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फॉरेन में कोई एक डिसीजन लिया जाता है जिसकी वजह से हमारे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज इफेक्ट कर जाता है। थर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बाहरी जो तत्व होते हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस क्या है। The profit earning capacity and expected dividends rates influences the expectation of the investor about the rate of return on investment and future rise in prices. अगर इसकी आज की बात करें, एशियन पेंट की बात करें, तो ये एक ऐसा ब्रांड है कि ये एकदम नीचे ज़मीन पे नहीं आ सकता। ये हमेशा कुछ ज़रूर प्राइस नीचे आएगा, लेकिन ये आने वाले टाइम में इसको कवर कर लेगा। तो ब्रांड जो होता है, नेम ऑफ द कंपनी होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस लोग जब शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं और अगर वो उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो वो रेपुटेड कंपनी के ही शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतनी जल्दी ये आसानी से नहीं आ सकती ज़मीन पे। और अगर उनके पास अगर 10 कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो मान के चलिए कि 2 से 3 कंपनी डूब सकती हैं, लेकिन पूरे 10 की 10 कंपनी अच्छी कंपनियाँ नहीं डूब सकती हैं। If the prospects are good, there is an increased demand for shares and prices. अगर उस कंपनी का अपनी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उसके शेयर्स के प्राइस अचानक ही बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकते। वो लोग एक रूल बनाते हैं, उसी के हिसाब से उनके प्राइसेस कम और ज़्यादा होते हैं। On the contrary, if a company's performance in terms of profit earning and dividend payment shows an unsatisfactory trend, the price of the shares start declining due to reduced demand. अगर हम लोग कुछ टाइम पहले 1 डेढ़ साल पहले की बात करें, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन उसके शेयर्स जैसे ही गिरे, पूरे शेयर मार्केट में हलचल हो गई और पूरे शेयर मार्केट में ये जनवरी 2024 की बात है कि जैसे ही उसके शेयर्स गिरे, पूरे शेयर मार्केट में सारे कंपनियों के शेयर्स अपने आप एक के बाद एक गिरने लगे। नाउ फोर्थ फैक्टर इज व्हाट? बिजनेस साइकिल। Business conditions are periodically found to be subject to prosperity and depression. देखिए, बिजनेस साइकिल में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। डिप्रेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, कवरिंग होता है, स्टेज प्रॉफिट अर्न करना होता है। Prices of securities continue to rise during prosperity as bull speculators. जब तक बिजनेस साइकिल के बारे में पूरा नहीं बताया जाएगा, उसके सारे स्टेप्स नहीं बताए जाएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो भी हमारे लर्नर हैं, नए हैं, और शायद मैंने आज बिगनिंग से ही स्टार्ट कर दिया ये सोच के कि उन लोग को सब आता होगा, लेकिन चलिए ठीक है, आगे हम और कवर कर रहे हैं। However, when speculators are unable to meet their liabilities due to lack of adequate funds, they are forced to bargain for sale, as a result of which prices rapidly decline and cause a state of depression in the market. ये इसको फुल डिटेल में बताना होगा बिजनेस साइकिल, तब समझ में आ जाएगा। चेंजेस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए, आपका यूनिट फिफ्थ में है मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं
कल हम लोगों ने कॉमर्स के बारे में पढ़ा कि कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, एड्स टू ट्रेड क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें तब हम लोग हैंडल कर सकते हैं कॉमर्स में, हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज तब कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। तो पैसा आप कैसे रेज कर सकते हो, कहाँ से रेज कर सकते हो, इसके बारे में आपको दिया गया है यूनिट 5 में, मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। तो ये भी मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ नीड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। वी नो दैट एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स मनी टू रन इट। ये तो सबको पता है कि जितने भी बिजनेस है बिना पैसे के कोई भी नहीं चल सकता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी रिक्वायर्स मेनी थिंग्स सच एज, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का लिया है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? प्लेस फॉर प्रोडक्शन। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले प्लेस फॉर प्रोडक्शन, कहाँ प्रोड्यूस करना है हमको, किस लैंड पे प्रोड्यूस करना है, वेदर वो सिटी में है या सिटी के बाहर है, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होगा। फिर प्रोडक्शन के लिए हमको ज़रूरी होता है मशीनरी की, कि मशीनरी है हमारे पास, न्यू है या नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख चुके थे। रॉ मटेरियल मतलब बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे तभी जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो अच्छा होगा। और ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में कल ही हम लोग देख ही रहे थे वर्कर्स, वर्कर्स में होते हैं कि वर्कर्स में होते हैं स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो अगर आपको सक्सेस पाना है बिजनेस में तो हमको स्किल्ड वर्कर की ही ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट है हमारा मैनेजर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर। तो बहुत सारे मैनेजर हैं और इन सबको हायर करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। Along with this, there should be money for electricity and water supply। ये तो मैंने छोड़ ही दिया था। इसके बिना तो कोई भी ऑफिस चल ही नहीं सकता, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू देयर कस्टमर्स, आपको जब कस्टमर को डिलीवरी करने जाएंगे तो एड्स टू ट्रेड में कल हम लोगों ने देखा था, तो हमको ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। देयर शुड बी प्लेस टू कीप गुड्स इन गोडाउन। तो गोडाउन में अगर बल्क में गुड प्रोड्यूस हो गया है तो आप गोडाउन में रखेंगे तो उसके लिए आपको गोडाउन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जितनी भी चीजें हम यहाँ पे देखे हैं सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए आपको बल्क में पैसे की जरूरत पड़ेगी। देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। किस टाइप के फाइनेंशियल नीड्स होते हैं? पहला है फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड वन इज द वर्किंग कैपिटल, थर्ड वन इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड फोर्थ वन इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल। जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रिवीजन है। लेकिन जो कॉमर्स के नहीं है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। पहला मैंने बनाया है फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम लोग ड्यूरेबल एसेट्स भी कहते हैं। In every business concern, money has to be invested in some fixed or durable assets like building, machinery, equipment, furniture। तो बिल्डिंग के लिए भी आपको ज़रूरी है पैसे की, और बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग 1000 2000 में नहीं आ सकती, इसमें लाखों करोड़ों लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको या तो बिल्डिंग आप अपनी बनाएंगे या तो आप रेंट बेसिस बिल्डिंग को लेंगे, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड है मशीनरी, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी की मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं। द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जनरली
generally determine the amount of fixed capital. तो आप जो भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस बिजनेस का नेचर क्या है और कितना बड़ा उसका साइज होगा। अगर बड़ी साइज होगी तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर होगा, ज़्यादा अमाउंट आपको लगेगा। अगर साइज छोटा है तो आप थोड़े में भी कैपिटल या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े कैपिटल से। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो फिक्स्ड एसेट जैसे बिल्डिंग की मैंने बात की, अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हैं तो आप उसको डेली बेसिस पे परचेज और सेल नहीं करेंगे। एक बार आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया तो आप ये मान के चलेंगे कि वो बिल्डिंग आपको फ्यूचर में काम आएगी, मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आप उस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। Funds which are invested in fixed assets cannot be withdrawn and put to some other use. एक बार आपने स्पेसिफिक यूज के लिए उस बिल्डिंग को तैयार किया तो वो बिल्डिंग उसी काम के लिए या यूज होती है। आप पर डे उसको चेंज नहीं कर सकते कि आज हम चलिए इसमें ये प्रोडक्शन कर लेते हैं, कल उसमें वो कर लेते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। आपके हिसाब से ये टर्न नहीं हो सकता। अब जो दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल। देखिए पहला जो फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ये दोनों कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। Working capital is a company's available cash for its day-to-day operation calculated at current assets minus current liabilities। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? रोज जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए भी हमको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है, लिक्विड एसेट की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि करंट एसेट्स क्या होता है। जैसे ये एसेट्स जो होते हैं विद इन 1 ईयर हम इसको सेल या परचेज कर सकते हैं। और करंट लाइबिलिटी भी ये है कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट 1 साल के अंदर ही इन सारी चीज़ों को हमको क्लियर करना होता है। जो करंट लाइबिलिटीज के क्रेडिटर्स होते हैं उनको 1 साल के अंदर ही हमको उनको पे करना होता है। इट रिप्रेजेंट द मनी अ बिजनेस हैज टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। देखिए जब बिजनेस स्टार्ट होता है, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर करेगा और इसको आप डेली चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल अगर आप परचेज करने जा रहे हो, आज आपको रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, लेकिन रॉ मटेरियल 2 दिन बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल परचेज करने की, तो आप कहाँ से लाओगे पैसा? तो आपको कुछ पैसा स्टॉक में रखना होगा या बैंक में रखना होगा, या आपके पास स्टॉक होना चाहिए या लिक्विड फॉर्म किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। तब जाके आपका कंपनी आप डे टू डे जो एक्सपेंसेस है उसको आप सफर कर पाएंगे। इट रिप्रेजेंट्स द मनी अ बिजनेस हैज टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। आपका बिजनेस कहीं भी ना रुके, इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। मतलब आज आपने यूज कर लिया, 1 हफ्ते बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, और भी जिस भी चीज की जरूरत होगी वो सब अवेलेबल होगा, तभी जाके आपका जो लॉन्ग टर्म का प्रोडक्शन है वो हो पाएगा। इसलिए ये वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन बिजनेस वी रिक्वायर फाइनेंस फॉर परचेस ऑफ, किस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल के लिए, अभी हमने देखा। फाइनेंस की ज़रूरत होगी। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी दिया जाता है और जो वर्कर फील्ड में काम करते हैं उनको वेजेस दिया जाता है, तो उसके लिए भी आपको फंड की ज़रूरत होगी। अगर आपने बिल्डिंग किराए पे लिया है तो उसके लिए रेंट की ज़रूरत होगी, फ्यूल की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की ज़रूरत होगी, और इस सब के लिए पैसा लगेगा। कहीं न कहीं फ्री में कोई भी हमको ये नहीं सप्लाई करेगा, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। तो जब अब कभी मशीनरी हमारी खराब हो जाती है या टाइम टू टाइम रिपेयर मांगता है तो भी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और आज की डेट में एडवर्टाइजिंग का तो बहुत बड़ा रोल है, विदाउट एडवर्टाइजिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते ज़्यादा। आज की डेट में जब से नेट आ गया है, इंटरनेट आ गया है, 1 सेकेंड में हम पूरी दुनिया में अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? फंड की ज़रूरत होती है।
फॉर दिस पर्पज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन अर्जेंट बेसिस। तो अगर ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो किसी भी समय बंद हो सकता है। और एक बार काम बंद हो गया तो हम रेगुलर बेसिस कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉमर्स की बात करें तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मनी के टर्म में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द कॉमर्स। समटाइम इट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। द लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल भी इसमें दिया गया है, ये बहुत कुछ पहले से ही मिलता है। फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस विद अ परमानेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं। देखिए, अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के वे में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो पहले शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होता है। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर जो भी कैपिटल की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट टर्म कैपिटल। मीडियम टर्म कैपिटल अगर देखा जाए तो एक साल से लेके 5 साल के अंदर आपको जो भी जरूरत होगी खरीदने एंड बेचने के लिए, और जो भी कैपिटल आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मीडियम टर्म कैपिटल। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है मोर देन 5 ईयर्स। मोर देन 5 ईयर्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे IBRD बैंक वगैरह, तो वहाँ पे ये टर्म्स थोड़े से दूसरे हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस केस में यही तीन टर्म है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। चलिए देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होता है। इन बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिफर्स टू फंड्स यूज्ड टू फाइनेंस डेली ऑपरेशंस एंड इमीडिएट ऑब्लिगेशंस। अभी हमने कहा ना कि लाइट के लिए, पानी के लिए, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, सबके लिए हमको पैसे की जरूरत होगी, तो वो हम कहाँ से लेंगे? तो दैट फॉर दैट पर्पज शॉर्ट टर्म कैपिटल हमको देगा। कवरिंग एक्सपेंसेस लाइक इन्वेंट्री, सैलरीज एंड रेंट, जो मैं अभी आपको बताई थी। It is a crucial component of business working capital. It is mostly less than 1 year. ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल इज फॉर लेस देन 1 ईयर। आने वाले टाइम में मैं आपको नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो कवर करना चाहूंगी कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें दो है, ओनरशिप कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देती हूँ कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। और ओन्ड कैपिटल क्या होता है? जो कैपिटल हम अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओन कैपिटल, जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट ना देना पड़े, और कोई हमसे मांगने नहीं आएगा कि ये दीजिए, क्योंकि वो हमारा अपना पैसा था, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, दैट इज कॉल्ड एज द ओन कैपिटल। दूसरा है बोरोड कैपिटल। ये इसका नाम ही है बोरोड, मतलब ये उधार लिया हुआ अमाउंट है, ये दूसरों से लिया जाता है। तो जब हम दूसरों से पैसा लेते हैं तो कुछ दिन तो वो नहीं बोलते, अगर हम बैंक से पैसा लेते हैं तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट। तो बोरोड कैपिटल में हमको क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। तो जब भी हम बिजनेस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें ओन कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए और बोरोड कैपिटल कम होना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट में ही बहुत सारा पैसा चला जाएगा। व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर? नेचर ऑफ द बिजनेस, मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया कि अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको छोटे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मैनेजमेंट कंट्रोल, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा मैनेजमेंट का तो एक अच्छा खासा बिजनेस भी बैठ सकता है। और अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल अच्छा हो तो कोई बिजनेस बहुत रफली चल रहा है लेकिन उसको भी वो कंट्रोल के थ्रू सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की भी उसमें ज़रूरत लगती है कि आपने फाइनेंस लिया है तो कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, कब लिया है, इसको कैसे रिटर्न करना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, सॉरी, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, इस सब सारी चीज़ें आएंगी। तो आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में।
कल हम लोगों ने देखा था इस एंटरप्रेन्योर के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे कि प्रमोशन क्या होता है, इससे एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये सारे लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, आज उसके आगे आपके बुक में दिया गया है ये अबाउट द प्रमोशन दैट वी विल सी हियर। सो अ बिजनेस एंटरप्राइजेस डजेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन। जैसे मैंने कल आपको बात किया था कि एंटरप्रेन्योर वो होता है हु ब्रिंग्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर। लेकिन वो अपने से नहीं आ जाता है, उसके लिए उसको बहुत सारी रिसर्च करने होते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। इट इज a result of an entrepreneur who conceives the idea based on his knowledge of business। तो एंटरप्रेन्योर का जो नॉलेज है बिजनेस को लाने के लिए एग्जिस्टेंस में, वही काम होता है। एंड टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू लॉन्च द बिजनेस वेंचर। कुल मिला के ये जो क्रेडिट जाता है एंटरप्रेन्योर को ही जाता है। प्रमोशन मे बी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रमोशन से एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर कपिल शर्मा शो आप देख रहे होंगे या देखते होंगे, तो उसमें आपने देखा कोई भी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो वो लोग पहले ही कपिल शर्मा शो में आते हैं, और फिर वो कपिल जी उनको बताते हैं कि इनकी पिक्चर आने वाली है, आप इनको जरूर देखिएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन। इसी तरीके से बिजनेस का भी प्रमोशन किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। Promotion may be undertaken for the purpose of setting up new business, for the expansion of existing business, or for combining two or more business firms. A business enterprise doesn't come into existence on its own. It is the result of the efforts of an entrepreneur. He also brings an idea which is based on his knowledge of business opportunity. He is also known as promoter। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रमोटर एंटरप्रेन्योर। तो कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने थोड़ा बताया है। अब आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द प्रमोटर। हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी? Distinction between entrepreneur and promoter. Those who are innovators and risk bearers are strictly known as entrepreneur। तो जो आइडिया लाता है, रिस्क लेता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है, चाहे उसे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। वेयर एज हु टेक्स स्टेप्स टू सेट अप द बिजनेस एंड मेक इट ऑपरेशनल आर नोन एज प्रमोटर। अब ऐसा पर्सन जो एंटरप्रेन्योर के बिजनेस आइडिया को एग्जिस्टेंस में ले आके कंपनी को स्टार्ट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द प्रमोटर। इस प्रमोटर का रोल वहीं तक होता है जब तक कि कंपनी रन ना कर जाए। जब कंपनी अच्छे से रन करने लगती है तो प्रमोटर अपना हिस्सा लेके हट जाते हैं। इसीलिए प्रमोटर को फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। In other words, the person who brings company into existence are known as promoter। Now, important point, types of promoters। सब कुछ आपके बुक में दिया गया है ये। पहला है प्रोफेशनल प्रमोटर्स। सो ये कौन होते हैं? दीज आर द स्पेशलिस्ट इन फार्मिंग न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये ऐसे पर्सन होते हैं, इनका तो प्रोफेशन ही होता है कि ये एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर को दें, जब उनका बिजनेस बहुत अच्छे से रन करने लगे तो वो हट जाए, इसीलिए इनको प्रोफेशनल प्रमोटर कहा गया है। After promoting an enterprise, they eventually hand over the control and management to the shareholders of the company। यही चीज मैंने आपको बताया कि जब बिजनेस रन करने लगता है, अच्छे से चलने लगता है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो प्रोफेशनल प्रमोटर अपना हिस्सा लेके जो भी उनका रेशियो होगा वो लेके वो हट जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल प्रमोटर। ये कौन होते हैं? A financial promoter is a promoter who invests capital in a company or financial institution and helps to promote the business। फाइनेंशियल प्रमोटर वो होते हैं जो बिजनेस को पैसा देते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो पैसा देते हैं। दे एम टू assess the market financial institution and start the company at right situation and start a company at the right moment। कब कंपनी को स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, सारी जो नॉलेज है ये फाइनेंशियल प्रमोटर देते हैं। इवन दो ये पैसा भी अरेंज करके देते हैं क्योंकि इनका काम ही है, इसीलिए इसको कहा गया है फाइनेंशियल प्रमोटर।
थर्ड वन है हमारा एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। चलिए देखते हैं ये क्या है। सारे ही प्रमोटर है तो इसमें इतने टाइप्स है, बहुत छोटे छोटे स्लाइड डिफरेंस है इसमें। These promoters conceive the idea of new business units, do the necessary preliminary work in setting up the business unit and ultimately control the manage the same। तो ये ऐसे प्रमोटर होते हैं जो आइडिया को कंसीव करते हैं, लाते हैं एग्जिस्टेंस में फॉर न्यू बिजनेस, और जो भी उसके लिए नेसेसरी चीज होती है, जैसे कोई भी बिजनेस अपने आप नहीं स्टार्ट होता है, उसके लिए चार चीजों की जरूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एंटरप्रेन्योर प्रमोटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड अल्टीमेटली कंट्रोल द मैनेज द सेम, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन इंडिया मोस्ट प्रमोटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रमोटर पाए जाते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और जो बिजनेस रन करता है तो वो अपना हिस्सा लेके साइड हो जाते हैं, जो भी उनकी सैलरी या हिस्सा हो वो ले लेते हैं। Next one is the very important point, and that is what? Government. Since independence, Government of India has emerged a big promoter of enterprise. देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारी कंपनियां जो रजिस्ट्रार परमिशन देता है, ये सब कुछ चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से। इसलिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने और बंद करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। It has promoted several enterprises in different fields such as ordnance factories, heavy electrical, shipping, iron and steel, oil and natural gas, etc. तो ये कुछ एग्जांपल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बहुत पुरानी है, इनको कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनीज की बात करें, भेल की बात करें, शिपिंग, आयरन एंड स्टील कंपनी, सारी कंपनीज जो होती है गवर्नमेंट के ऑर्डर से और उनके इंफॉर्मेशन से ही चलती है। अब आता है इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर। These are some specialized institutions like Industrial Development Bank of India, National Industrial Development Corporation, etc., which are providing technical, managerial, and financial assistance for promotion of new enterprises. तो जो IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जब लोगों को लोन प्रोवाइड करती है तो उनको लोन इसलिए प्रोवाइड करती है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करिए और इंडस्ट्री स्टार्ट करिए, जो भी उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी ये बैंक प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। As we know about role of entrepreneur in setting up a business, the promoter decide the producer, the product or service। जैसे एंटरप्रेन्योर तो आता है, अपना आइडिया लेके आता है, चलिए हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आने वाले टाइम में हमको फायदा मिलेगा। लेकिन जब वो प्रमोटर के पास आता है तो प्रमोटर के पास एक्सपीरियंस होता है, वो बताता है कि आप में का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर आप कहेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज इफ यू विल टेक माय सजेशन तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस किसको देते हैं? एंटरप्रेन्योर को देते हैं कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। Before launching the business enterprise, the promoter takes decision about the form of business ownership। प्रमोटर को ये देखना पड़ता है कि दिस इज द सिंगल ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। क्या ये जो बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है कोई एक पर्सन स्टार्ट करने जा रहा है, या देयर इज अ पार्टनरशिप, या इसमें और भी लोग हैं जो कंपनी के रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये सारी चीजें प्रमोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्चिंग द बिजनेस टोटली डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, इस हिसाब से प्रमोटर क्या करता है? गाइड आइडिया देता है। किसको आइडिया देता है? इन्वेस्टर को, एंटरप्रेन्योर को। लॉन्चिंग द बिजनेस टोटली डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तीन दिया गया बुक में, मैंने तीनों उठाया है: प्रॉपर्टी कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए देखते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होता है। When a business is decided to be set up under single ownership, there is practically no legal formalities involved। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कर्ता कर्ता इज अ पर्सन हु कैन स्टार्ट इट्स ओन बिजनेस
और वो अपना डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना पैसा लेना है, कितना ओन कैपिटल लेना है, कितना बोरोड कैपिटल लेना है। ये सारा उसका अपना डिसीजन होता है, उसमें कोई दूसरा कुछ भी लिमिटेशन नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न। ऑफ कोर्स फॉर सम टाइम ऑफ बिजनेस, सब टाइप ऑफ बिजनेस परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। कभी कभी जब हम बड़े लेवल पे करते हैं और हमारे बिजनेस से दूसरे को नुकसान या फायदा पहुंचेगा, तो हमको गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है प्रोप्राइटरी कंसर्न में भी। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ रेस्टोरेंट, परमिशन फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड। देखिए, आप रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हैं तो उसमें लोग आएंगे, कहीं से भी लोग आएंगे, आपके यहाँ खाना खाएंगे। अगर खाना खराब होगा तो वो बीमार पड़ेंगे, यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो कोई भी इजीली रेस्टोरेंट नहीं स्टार्ट कर सकता, उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अ बिजनेस में ऑल्सो भी ओन बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो इसमें कल ही बात हो गई थी कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता होता है वो इस टाइप का बिजनेस रन करता है। In such a business, the head of family is known as Karta, and he has full control over the income and expenditure of the business. So कर्ता ही पूरा मालिक होता है कि कहाँ पे उसको खर्चा करना है और कहाँ से पैसा आएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म। Partnership is the relationship between two और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनरशिप कौन होते हैं? ये दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं जो बिजनेस में एक साथ आते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखिए, मान लीजिए चार पार्टनर है बिजनेस में, तो जरूरी नहीं कि चार रोज बिजनेस जहाँ पे स्टार्ट हुआ रोज आए और जाए और अपना टाइम स्पेंड करे। उसमें से कोई एक या दो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पैसा लगाया है और उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, दे आर नॉट कॉल्ड एज द एक्टिव पार्टनर। लेकिन जो दो हैं बचे हुए हैं वो लोग डेली जाके अपनी बिजनेस को रन करेंगे। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटन। देखिए, जब ओरल की बात होती है तो वहां झगड़ा भी होता है, क्योंकि कौन कब अपनी बातों से मुकर जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बेस्ट होता है रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर मैडम आप कहें तो इन लोगों का कुछ प्रश्न ले लिया जाए। जी जी सर, बिल्कुल सर। आप भी जी तो कुछ थक गई हैं, पानी पी लीजिए। नहीं सर, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम ही है। जी जी, तो डॉक्टर मीना सिंह जी हमारे साथ हैं और आप लोग जुड़े हैं और कितनी बढ़िया काउंसलिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं भी साथ में जुड़ा हूँ। और धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जो विद्यार्थी गण जुड़े हुए हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं। उनको परीक्षा में, अन्य चीज़ों में उनको बहुत जीवन में काम आएगा। और एक तो ऐसा कोर्स है CBS सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल कि आप इस फील्ड में एक बेसिक अच्छी जानकारी आप CBS के थ्रू करके जो है इग्नू से ले सकते हैं। तो डॉक्टर मीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी कोई कर, तो डॉक्टर मीना जी से आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं। अगर इग्नू से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप लोग संतुष्ट हैं, कुछ नहीं प्रश्न है, तो फिर हम काउंसलिंग यहीं पे खत्म करेंगे। और एक निवेदन पुनः करना चाहता हूँ, यदि विद्यार्थियों की संख्या काउंसलिंग में कम होगी, बहुत कम होगी, तो हमको काउंसलिंग जो है बंद करना होगा। तो मैं पुनः एक विद्यार्थी हैं वो जो है बराबर जुड़े रहें और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं फिर काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं होता। हमारे साथ तेजवीर कौर जी हैं। कौर जी से मैं चाहूंगा कि वो हैंड रेज की है और अपना प्रश्न पूछें। अनम्यूट करिए अपने आप को। Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। I am not from commerce background. I wanted to ask the meaning of debentures.
अच्छा, ठीक है। ओके। देखिए, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, देखिए जो सर्टिफिकेट इन बिज़नेस स्किल कोर्स है, तो इसमें जितना भी है वो तो है कॉमर्स के ही है। तो आप डिबेंचर की बात करते हैं, तो देखिए कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज़ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ओन कैपिटल में तो हम अपना ही कैपिटल उसमें ले लेते हैं। लेकिन बोरोड कैपिटल अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देते हैं और फिक्स टाइम के लिए देते हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है और वो जैसे 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए वो कंपनी को पैसा देते हैं। तो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, कंपनी को उनका पैसा रिटर्न करना होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज़ द डिबेंचर ऑफ द कंपनी।